गुड इवनिंग बच्चों, क्या हाल है सबके। मैं हूं अनहद। मैं आपको फिज़िक्स पढ़ाऊंगा, कोशिश करूंगा। आज हम अपना एक फ़िज़िक्स का कोर्स चालू करने जा रहे हैं। पहला लेक्चर है आपका आज, और इस लेक्चर का नाम है द मैप ऑफ फिज़िक्स। रफ है, कोई बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल मैप नहीं है, ऐसा नहीं जैसे आपको कोई गेम में देखने मिलता है, बट इट एटलीस्ट गिव्स यू एन आइडिया कि हम फिज़िक्स को किस डायरेक्शन से पढ़ना शुरू करते हैं हम इस एज में, इस 21st सेंचुरी में, और फिज़िक्स ओरिजिनेट कहाँ से हुई। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। मैं यहाँ पे मैप बनाने की कोशिश करूँगा तो तुम्हारे सामने ही कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा बुरा बने तो बुरा मत मानना। तो ये नीचे मैंने एक बेस लाइन बनाई, लेट्स से इसका नाम अपन फिज़िक्स ही दे देते हैं। ठीक है, हम जानना चाहते हैं कि फ़िज़िक्स कहाँ से शुरू हुआ। फिज़िक्स की अलग अलग ब्रांचेस अलग अलग हिस्टोरिकल इवेंट्स के साथ शुरू हुई हैं। तो जैसे मैं हिस्टोरिकल इवेंट्स अगर देखना शुरू करता हूँ तो उन सबको मैं एक ट्री ट्रंक बनाऊँगा। जैसे सबसे पहले हमने हिस्टोरिकली पढ़ना शुरू किया सेलेस्टियल बॉडीज़ को। तो सेलेस्टियल बॉडीज़ हमारी क्या करती हैं, यहाँ पे हम जानते हैं कि सेलेस्टियल बॉडीज़ की स्टडी की ब्रांचेस अब अगर हम देखते हैं तो एक ब्रांच तो इधर चली जाती है जिसको मैं एस्ट्रोनॉमी बोल रहा हूँ, और ये मैंने उस साइड इसलिए डाल दी क्योंकि उसको आज हम डिस्कस नहीं कर पाएंगे, इट्स वेरी डीप। हाउएवर एस्ट्रोनॉमी का आपको थोड़ा सा आइडिया होगा। लेटेस्ट अगर आप जानते हो तो हम लोग यूनिवर्स के काफ़ी डेप्थ तक पहुँच चुके हैं। हम लोग सैटेलाइट्स पे टेलीस्कोप्स लगा के बहुत डीप इनटू द यूनिवर्स देख रहे हैं, है ना। बहुत सारी हमको गैलेक्सीज ऐसी ऐसी दिख रही हैं जिनको हमने कभी इमेजिन भी नहीं किया था। इनफैक्ट एक टाइम पे हम सोचते थे कि वी आर द ओनली गैलेक्सी, द मिल्की वे गैलेक्सी इन द यूनिवर्स, पर अब हमको पता है कि द नंबर ऑफ गैलेक्सीज इन द यूनिवर्स इज़ प्रॉबली अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल बिकॉज हम जहाँ तक देखते हैं उसकी भी एक लिमिट है, और एक्चुअल में यूनिवर्स उसके आगे एक्सटेंड कर रहा है। ठीक है, तो इसकी स्टडी शुरू करी थी जैसे एक पर्सन थे कॉपरनिकस। कॉपरनिकस ने घर बैठे एक एक्सपेरिमेंट किया, जिसमें उन्होंने एक्सपेरिमेंट भी किया बहुत सिंपल सा। उन्होंने सन की जगह कैंडल ली, उन्होंने मून और अर्थ की जगह स्फेरिकल बॉल्स लिए, और फिर वो इन सबको मूव करवा करवा के चेक कर रहे थे कि कौन किसके अराउंड घूमता है। तो हमको पता चला कि, या इनफैक्ट कॉपरनिकस को पता चला कि द वे द फेजेस ऑफ द मून ऑकर, मून के फेजेस तो उनको मिल जा रहे थे, पर वो उस रूटीन में या उस क्या बोलते हैं सीरीज़ में नहीं मिल रहे थे जिस सीरीज़ में वो एक्चुअली हमको दिखते हैं। तो उसके लिए पर्टिकुलरली अर्थ को सन के अराउंड घूमना ही पड़ेगा और मून को अर्थ के अराउंड घूमना ही पड़ेगा, तभी मून के फेजेस वैसे दिखेंगे अर्थ से जैसे हमको दिखते हैं। तो मून के फेज क्यों दिखते हैं सबको पता ही होगा, क्योंकि सन अगर लाइट राइट से डाल रहा है और यहाँ पे मैं मून को देख रहा हूँ तो ऑब्वियसली वन ऑफ द साइड ऑफ द मून इज इल्यूमिनेटेड, है ना। और यही वाली चीज़ को अगर तुम एक लाइट को मून इमेजिन करो, सॉरी सन इमेजिन करो, तो मेरे फेस का ये वाला पार्ट ज़्यादा इल्यूमिनेटेड है, तो दिस इज़ अ फेज ऑफ द मून। तो खैर कॉपरनिकस इतना डरते थे कैथोलिक चर्च से कि उन्होंने इस चीज़ को अपने बिल्कुल मरने से पहले ही पब्लिश किया। ठीक है, और भी लोग थे, जैसे एक था ब्राहे। ब्राहे ने सारे के सारे स्काई को पेपर पे टैली किया। उस टैली को स्टडी करी केपलर ने कुछ साल बाद। ये सब हम 14th-15th सेंचुरी की बात कर रहे हैं, ठीक है। और केपलर ने उन चीज़ों को उनको स्टार्स के मोशन को और प्लैनेट्स के मोशन को स्टडी करके, इनफैक्ट प्लैनेट्स के मोशन को स्टडी किया उन्होंने स्पेसिफिकली, और प्लानिटरी मोशन के ऊपर लॉज दिए, जिन लॉज को इवेंचुअली गैलीलियो और न्यूटन ने यूज़ किया अपनी थ्योरीज़ को फाइनलाइज करने के लिए। ठीक है, आइंस्टाइन ने भी इवेंचुअली मर्क्यूरी की थोड़ी सी डिफरेंट टाइम पीरियड होता है बाकी सबसे, उस चीज़ को प्रूव किया। हॉकिंग एंड सो मैनी मोर नेम्स जिन जो आपने और मैंने भी नहीं सुने होंगे, वो सब एस्ट्रोनॉमी का पार्ट बन जाते हैं। तो एस्ट्रोनॉमी को हम छोड़ सकते हैं, ठीक है। हम वापस आते हैं सेलेस्टियल बॉडीज़ की स्टडी पे, जिसकी ब्रांचेस अब हमारी डे टू डे लाइफ को टच कर रही हैं। जैसे एक ब्रांच हम यहाँ पे निकालते हैं, मोशन। तो द ओरिजिन ऑफ द स्टडी ऑफ मोशन स्टार्टेड इन इन द मोशन ऑफ द सेलेस्टियल बॉडीज़, ठीक है। और इन बॉडीज़ को मोशन करते हुए हम देखना चाहते थे कि हमारे अर्थ पे मोशन कैसा हो रहा है। और अब हम जब इस मोशन को स्टडी करते हैं तो हम इस मोशन को अलग अलग फॉर्म्स में स्टडी करते हैं। जैसे एक हम कैटेगरी बात देते हैं जहाँ पे हम इस मोशन के टाइप्स को स्टडी करते हैं। एक और कैटेगरी में बना देता हूँ जहाँ पे हम इस मोशन के ओरिजिन को स्टडी करते हैं कि मोशन हो क्यों रहा है, जो कि फोर्सेस की बात करता है। और तीसरा एनर्जी की बात करता है, जो कि हम बोलते हैं कि इस मोशन को गवर्न करने के लिए या इस मोशन के पास खुद कुछ एनर्जी होगी, और मोशन को चेंज करने के लिए भी कुछ एनर्जी लगेगी। और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जीज आपको पता ही होंगी, 9th 10th में तो आपने पढ़ी है। टाइप्स पता है, पढ़े होंगे।
जैसे यहाँ पे हम 3 टाइप्स निकाल के छोड़ देते हैं, तो मैं एक ऐसा सा फोर्क बना के छोड़ देता हूँ, ठीक है। तो ये 3 टाइप्स है जो हम आगे भी देखेंगे। एक होता है ट्रांसलेशनल, विच टेल्स अस अबाउट द मोशन दैट इज इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। रेक्टिलिनियर मोशन भी बोल सकते हो ट्रांसलेशनल मोशन को। एक होता है रोटेशनल, और एक होता है ऑसिलेशनल या फिर वाइब्रेशनल, ठीक है। ये सारे मोशन के बहुत बेसिक टाइप्स हो गए, और भी टाइप्स होते हैं और भी कैटेगरीज होती हैं, पर इतना काफ़ी है। अच्छा, इन्हीं तक वापस आएंगे, अभी इसको हम लोग एक छोटा सा पेड़ बना के छोड़ देते हैं, ठीक है। चलो अब फोर्सेस की बात करते हैं। तो फोर्सेस की स्टडी करते करते हमको समझ में आया कि फोर्सेस या तो मोशन खुद क्रिएट कर देंगे, और उसकी ब्रांच को मैं इस तरफ भेज देता हूँ। और दूसरा फोर्स हमें पता चला जो कि हमको बिल्कुल एवरीडे आसपास देखने मिलता है, जो कि है ग्रेविटेशन, ठीक है जी। अब आप देख सकते हो कि ग्रेविटेशन की एक ब्रांच ऑब्वियसली इंटरस्टेलर या इंटरप्लैनेटरी ग्रेविटेशन तक जाएगी, जो घूम के एस्ट्रोनॉमी का पार्ट बन जाएगी वहाँ नीचे, ठीक है। तो अभी हम उसको उतना ही टच करेंगे, हमको एस्ट्रोनॉमी तक नहीं पहुँचना है। तो ग्रेविटेशन को भी हम 2 पार्ट्स में पढ़ते हैं। एक पार्ट हो जाता है हमारा ऑन द अर्थ, तो ऑन अर्थ लिख देते हैं इसको, और दूसरा पार्ट इसका हो जाएगा जो कि इन द स्पेस हो जाएगा। और स्पेस वाला पार्ट अगेन एस्ट्रोनॉमी का पार्ट होने की वजह से अभी को छोड़ना पड़ेगा। तो इसको आप यहाँ पे रख सकते हो, और इसको भी एक छोटा सा बादल घुमा के रख देते हैं, ठीक है। ऑन अर्थ का हमको पता ही है कि न्यूटन ने इसको एक काफ़ी अच्छी थ्योरी दे दी थी। न्यूटन के बाद और भी आए हैं, आइंस्टाइन भी आए हैं, और आइंस्टाइन ने भी इसको बहुत डेप्थ में स्टडी किया है। और आइंस्टाइन की थ्योरी स्पेस में भी उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आइंस्टाइन की थ्योरी का नाम था, यहाँ लिख देता हूँ, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ठीक है। तो उन्होंने ये बताया कि स्पेस जो है वो एक फ्लेक्सिबल 3 डायमेंशनल रबर की तरह है। अब इसको तुम ध्यान से इमेजिन कर लो। पहले तो तुम इमेजिन करो एक 2 डायमेंशनल रबर की शीट, एक बलून इमेजिन कर लो। और इस बलून को अगर हम स्ट्रेच करके रखते हैं तो वो एक स्ट्रेचेबल मटेरियल है। अगर मैं उसमें एक हैवी ऑब्जेक्ट रखूंगा तो वो स्ट्रेच होके थोड़ा सा नीचे की तरफ बेंड हो जाएगा। बट हाउ कैन समथिंग बी 3 डायमेंशनली स्ट्रेचेबल? इसको इमेजिन करना हमारे लिए मुश्किल है, क्योंकि स्पेस 4 डायमेंशनल है और हम 3 डायमेंशंस को ही देख पाते हैं। तो येस, इट इज़ कॉम्प्लिकेटेड, बट स्टिल मैथमेटिकली स्टडी करने पे इसकी काफ़ी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज़ें बाहर आ जाती हैं। जैसे यही वो थ्योरी है जिससे आपके फ़ोन के मैप्स चल रहे हैं, जीपीएस सिग्नल जो आपके चल रहे हैं, या अगर मून पे या मार्स पे कोई मिशन भेज रहा है इसरो या नासा, तो ये मिशन में आप जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बिना कैलकुलेशन नहीं कर सकते। ऑलराइट, चलो एक ही तो ब्रांच हो गई। और कौन सी ब्रांच है? ग्रेविटेशन तो अर्थ पे हम स्टडी कर ही रहे हैं। अच्छा, फोर्सेस और क्या प्रोड्यूस करते हैं, लेट्स सी। एक बहुत सिंपल सा न्यूटन ने थ्योरी दी थी, और इस थ्योरी से हम इसकी नेक्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं। तो फोर्सेस ऑब्वियसली प्रोड्यूस, इसको मैं यहाँ से निकाल देता हूँ इस ब्रांच को, एंड फोर्सेस ऑब्वियसली प्रोड्यूस एक्सेलरेशन, है ना। तो एक्सेलरेशन के आगे आपको अपने आप पता ही होगा, जाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। वेलोसिटी क्रिएट करता है, एक्सेलरेशन क्या करता है, चेंज इन वेलोसिटी करता है। तो अगर कोई रुका हुआ है तो वो चलना शुरू कर देगा, अगर कोई चल रहा है तो वो रुक जाएगा। वेलोसिटी में डायरेक्शन भी होता है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट एक डायरेक्शन में चल रहा है और उसको एक्सेलेरेट कर दिया उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो वो अपना मोशन का डायरेक्शन चेंज करेगा, ठीक है। इसलिए हम लोग वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट को स्टडी करते हैं, जिनमें डायरेक्शंस इन्वॉल्व होते हैं, एंड नॉट जस्ट स्पीड एंड डिस्टेंस। क्योंकि एक्सेलरेशन जो है, अगर एक बॉल को मैं इस तरफ फेंकता हूँ और ग्रेविटी नीचे लग रही है, तो इस बॉल का डायरेक्शन चेंज होगा। एक्सेलरेशन डिफाइन करता है यहाँ पे इस डायरेक्शन का चेंज, ठीक है। इनफैक्ट आप किसी ऑब्जेक्ट को बिना स्पीड चेंज कराए उसका डायरेक्शन चेंज करते रहते हो तो वो सर्कुलर मोशन बन जाता है। और यहाँ पे भी आपका जो फोर्स है या एक्सेलरेशन है, सेंट्रीपिटल जिसको बोलते हैं, वो हमेशा सेंटर की तरफ लगता है। और ऑब्जेक्ट क्या करता है, ऑब्जेक्ट हमेशा अपना डायरेक्शन चेंज करता जाता है, क्योंकि उसको फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर लगता है। तो खैर, ये भी एक टाइप ऑफ मोशन ही होगा जो यहाँ रोटेशनल की कैटेगरी का ही हो जाता है। इनफैक्ट एक्चुअली जो सर्कुलर मोशन है वो ट्रांसलेशनल मोशन की कैटेगरी में आता है, और इनके बीच में डिफरेंस आपको पढ़ना पड़ेगा। बहुत माइन्यूट डिफरेंस है, पर इंटरेस्टिंग है। कूल, आगे चलते हैं। तो अब अपन बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ, या दिस इज द टाइप ऑफ फिजिक्स जिसको हम काइनेमैटिक्स नाम देते हैं। इनफैक्ट आपको पता होगा कि 11th का आपका फर्स्ट चैप्टर इन्हीं में डील करता है, स्ट्रेट लाइन मोशन में इनफैक्ट, ठीक है। फिर हम मोशन इन प्लेन पे आ जाते हैं, जहाँ पे 2 डायमेंशंस की बात हो रही है, जैसे एक बॉल गिर रही है या सर्कुलर मोशन हो रहा है। 3 डायमेंशंस में भी पढ़ना कोई बहुत मुश्किल नहीं होता। अच्छा, फोर्सेस ये स्ट्रेट लाइन के मोशन तो क्रिएट करते ही हैं, है ना। फोर्सेस ऑल्सो क्रिएट मोशन इन रोटेशन। तो यहाँ पे अगर मैं फोर्सेस की एक ब्रांच और निकाल दूँ तो ये टॉर्क की बात करता है। और टॉर्क होता है किसी भी चीज़ को रोटेट करने के लिए जो फोर्स लगा रहे हो, या रोटेशन के कैपेबल, अगर कोई ऐसा फोर्स है जो रोटेशन करवा सकता है किसी ऑब्जेक्ट पे, तो वो टॉर्क है। और उस टॉर्क से भी यही सारी चीज़ें आएंगी, बट इनका एंगुलर फॉर्म आएगा। तो एंगुलर काइनेमैटिक्स या एंगुलर डायनेमिक्स आ जाती है जब आप रोटेशन की बात कर रहे होते हो, एंड ऑब्वियसली वो भी फोर्स से आ रहा है। और आपको ये भी पता होगा कि अगर मैं इस पूरे को यहाँ एक बार बंद कर दूँ,
तो यही काइनेमैटिक्स और एंगुलर मोशन या सर्कुलर मोशन या रोटेशनल मोशन का जो सेक्शन है, यही वो सेक्शन है जो फाइनली मशीन्स तक पहुंचाता है। तो जो भी हम यूज़ कर रहे हैं जैसे कि लीवर्स हो गए, और अच्छा यहाँ पे एक्चुअली सिर्फ काइनेमैटिक्स नहीं, डायनेमिक्स भी इन्वॉल्व होगी। तो फोर्सेस की एक्चुअल स्टडी जो है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ब्रांच और निकाल देता हूँ मैं यहाँ से, सिर्फ और सिर्फ हम बात करते हैं इसके इफेक्ट्स की, नॉट जस्ट एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी बट हाउ मच द फोर्स चेंजेस द डायरेक्शंस एंड, और मल्टीपल फोर्सेस के ऐड हो जाने से क्या होगा, और वेरियस डायरेक्शंस में टॉर्क लगाने से क्या होगा, वो सारा कुछ जो है उनको डायनेमिक्स बोलते हैं। तो काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स ये दोनों आपके फोर्सेस का ही स्टडी का चैप्टर्स हैं। और ये काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स मिला के आपको सारी की सारी मशीन्स बना के देते हैं प्रिमिटिव, या आप ऐसे कह सकते हो लियोनार्डो डा विंची के टाइम तक की जो भी मशीन्स थी, उन मशीन्स में यही सब इन्वॉल्व थे। तो लीवर्स हो गए, पुलीज हो गई, गियर सिस्टम हो गया, सारा का सारा, है ना। और ये बहुत सिंपल मशीन्स से डील करते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा डेप्थ नहीं आती है। ज़्यादा से ज़्यादा आप एक और चीज़ की बात कर सकते हो जो कि है क्लॉक, एक पेंडुलम क्लॉक, है ना। और ये पेंडुलम भी इनफैक्ट इन्हीं की स्टडी से आएगा, पर पेंडुलम एक छोटे से चैप्टर और को टच करता है, ऑसिलेशन। तो मैं इसकी अभी बात करता हूँ कि पेंडुलम और ये क्लॉक्स भी पार्ट ऑफ मैकेनिक्स ही है, जो कि ये लेफ्ट साइड में जा रहा है। काइनेमैटिक्स और डायनेमिक्स मिला के मैकेनिक्स बनाएंगे, ठीक है। यहीं से हम लोग इसी डायनेमिक्स के साथ साथ एक और ब्रांच ही निकाल लेते हैं इनफैक्ट। तो जैसे हमने यहाँ पे एंगुलर काइनेमैटिक्स की बात कर ली और स्ट्रेट लाइन की काइनेमैटिक्स की बात कर ली, तो आपको दिख ही रहा होगा कि ये वाली चीज़ ट्रांसलेशनल हो गई है और ये वाली चीज़ रोटेशनल हो गई है। तो यहीं पे एक और ब्रांच निकालनी चाहिए थी, और उस ब्रांच का नाम हम दे देते हैं, यहाँ तक ले आता हूँ इसको, और इस ब्रांच का नाम हो जाएगा ऑसिलेटरी या हार्मोनिक्स, ठीक है। हार्मोनिक्स थोड़ा सा अलग वर्ड है, सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ेंगे हम 11th में। तो यहाँ पे मैं इसको खाली ऑसिलेटरी मोशन का नाम दे देता हूँ, ऑसिलेशन, ठीक है। और ये सारा कुछ मिला के आपका मैकेनिक्स का सेक्शन बनेगा, ये जो लेफ्ट हैंड साइड का मैंने कचरा किया है, ठीक है। काफ़ी एक बार के लिए ग्रेविटेशन को भी हम यहीं छोड़ सकते हैं। अब हम बात कर सकते हैं एक और ब्रांच की, ठीक है। इवेंचुअली ये ब्रांचेस और कनेक्ट हो जाएंगी। जैसे एनर्जी की बात है, तो एनर्जी को भी हमको काफ़ी ओपन अप करना पड़ेगा, पर ये एनर्जी और भी ब्रांचेस से कनेक्ट होने वाली है। तो एनर्जी की अगर आप बात करो, तो आप जानते हो कि एनर्जी और फोर्स का एक कनेक्शन है, जहाँ पे हम फोर्स लगाते हैं तो हम वर्क डन करते हैं, और यही वर्क डन है जो चेंज इन एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो आपके बॉडी में अगर काइनेटिक एनर्जी है या पोटेंशियल एनर्जी है, तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को चेंज करने के लिए आपको वर्क करना पड़ेगा उस ऑब्जेक्ट पे, और वो वर्क करने के लिए कोई ना कोई फोर्स देना पड़ेगा। फोर्स कौन देता है, करेंगे और बातें करेंगे इसके ऊपर, पूरा का पूरा 11th 12th इन्हीं चीज़ों पर डिस्कस करना है, ठीक है। चल, अब ये पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। ये पोटेंशियल एनर्जी बहुत सारी होती है। जैसे अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे गिरा रहे हो, तो वो ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की वजह से नीचे गिर रहा है। अगर आप एक केमिकल है जिसको आप बर्न कर रहे हो, जैसे मैच स्टिक, तो मैच स्टिक बर्न करने में आपकी केमिकल पोटेंशियल एनर्जी यूज़ हो गई। अच्छा, केमिकल पोटेंशियल एनर्जी इवेंचुअली आती कहाँ से है, तो मॉलिक्यूल्स बनते हैं, और मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल टूट के दूसरे मॉलिक्यूल तक का जो ट्रांसफॉर्मेशन है, उसमें एनर्जी रिलीज़ हो रही है। तो ये एनर्जी कौन सी है, ये इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी होती है, जिसके आगे मैं लिखने वाला हूँ अभी। इलेक्ट्रोस्टैटिक हो सकती है, मैग्नेटिक हो सकती है, इनफैक्ट जितने फोर्सेज हैं उतनी पोटेंशियल एनर्जीज एग्जिस्ट करती हैं, एंड मेनी मोर, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का नाम बहुत पुराना है। तो जब तक हमें पता नहीं था कौन से फोर्सेज हैं फंडामेंटल नेचर में, उससे पहले हमें पोटेंशियल एनर्जीज को नाम देना शुरू कर दिया था। तो बहुत सारी पोटेंशियल एनर्जीज आप लिख सकते हो, ठीक है। तो इसको भी एक बार के लिए यहाँ पे हम एक ब्रांच बना के छोड़ देते हैं, ठीक है। बगल वाला पेड़ से कनेक्ट करेगा तो करेगा, देख लेंगे। बगल वाला पेड़ हम शुरू करते हैं एक और फंडामेंटल, बिल्कुल प्रिमिटिव एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ, जो कि है फायर। अब फायर इटसेल्फ कितनी सारी चीज़ों को इन्वॉल्व कर रही है, आप ऐसे सोचो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि फायर को बर्न करने के लिए एक फ्यूल चाहिए। तो पहले तो इस फ्यूल की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। जैसे आप ऐसे इमेजिन कर सकते हो कि फायर हमने जलानी सीख ली थी करीब 14 लाख ईयर्स अगो, है ना। तो अप्रॉक्सीमेटली 1.4 मिलियन BC के आसपास हमने फायर बर्न करनी सीखी थी, पर हमको फ्यूल बहुत लेट समझ आया। तो फ्यूल तक या ऑयल लैम्प्स तक पहुंचने में, फ्यूल हो गया आपका, ऑयल हो गया या पेट्रोलियम हो गया, पेट्रोलियम तो और भी लेट आया मार्केट में, तो फ्यूल तक पहुंचने में हमको 12,000 BC लग गया था। तो सोचो आप, 14 लाख साल पहले आग जलानी आ गई थी हमको वुड से, ऑब्वियसली। और ये वुड से ऑयल तक पहुंचने में करीब 13 लाख साल लग गए, ठीक है। नहीं, 14 लाख साल ही लग गए ना, क्योंकि ये 10-12 हज़ार, दिस इज़ 14,000 ईयर्स अगो एंड दिस इज़ 14 लाख ईयर्स अगो, इन दोनों में 100 का डिफरेंस है, ओ माय गॉड, ठीक है। तो अब इस फ्यूल की स्टडी और इसके साथ आने वाली चीज़ों को हम लोग एक बादल बना के छोड़ देते हैं, क्योंकि अभी इसमें भी ज़्यादा डीप में हमको जाना नहीं है। हाउएवर
आप इंजीनियरिंग ले सकते हो इस चीज़ में, ठीक है। अब हम और बात करते हैं फायर की। तो फायर के और क्या एस्पेक्ट्स हैं? फायर का एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा एस्पेक्ट है जो जाएगा इसका हीट। तो मैं इस हीट को इस तरफ भेज देता हूँ एक बार के लिए, और इस वाली ब्रांच को ऊपर ले जाते हैं जो कि है सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट इसका, विच इज़ लाइट। तो इस लाइट को समझने के लिए हमें और भी थोड़ी सी मदद चाहिए होगी, है ना। अभी हम हीट पे आते हैं, और लाइट की मदद कहाँ से चाहिए होगी वो मैं अभी बताता हूँ। अभी हम हीट पे आते हैं। हीट इटसेल्फ की और ब्रांचेस निकलेंगी। तो हीट क्या क्या करती है? एक तो हीट जो है वो ट्रांसफ़र हो जाती है किसी और एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे। तो हमको हीट का एक सेक्शन पढ़ना पड़ेगा जो इसके ट्रांसफ़र की बात करता है। इनफैक्ट आप हीट ट्रांसफ़र कर सकते हो एक जगह से दूसरी जगह पे तीन तरीक़ों से। तो एक ब्रांच सीधी जाने दो, एक इधर जाने दो, एक और बना दो, ठीक है। थोड़ा सा पीछे से बना देता हूँ। तो आप देखो कि हीट को ट्रांसफ़र करने के लिए या तो आप मेटल यूज़ कर लो, है ना। तो एक गरम मेटल, जैसे हम लोग खाना बनाते हैं तो हम लोग नीचे फायर रख रहे हैं, बीच में मेटल रख रहे हैं, ऊपर खाना रख रहे हैं। तो खाना गर्म भी हो रहा है और वो डायरेक्टली फायर से जल भी नहीं रहा है, बर्न भी नहीं हो रहा है। तो हम इसको कंडक्शन बोलते हैं। एंड दिस इज़ अ चैप्टर या दिस इज़ अ टॉपिक दैट इज स्टडीड वेरी सीरियसली। एक हो जाता है कन्वेंशन, सॉरी कन्वेक्शन। और कन्वेक्शन जो होता है ये होता है फ्लो के साथ, जैसे पानी के साथ या हवा के साथ। अगर गर्म हो, हवा ऊपर जा रही है, तो जैसे आपको अगर हाथ सेकना होता है तो आप आग के बिल्कुल बीच में हाथ नहीं डालते, आप उसके ऊपर हाथ रखोगे तो भी हाथ गर्म हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो हवा है जिसने नीचे से गर्मी, हीट को कैरी किया और खुद ऊपर आई। तो दैट इज़ कन्वेक्शन। कन्वेक्शन आप चाहो तो खुद भी करवा सकते हो, फोर्स्ड कन्वेक्शन जो कि हमारा हीटर करता है या एसी करता है। और नेचुरल तो होता ही है जिसमें हवा ऊपर जाती है, गर्म हवा, ठीक है। तीसरा तरीका क्या है? रेडिएशन। तो हमको पता है कि सन से हमारे तक भी पहुंच जा रही है लाइट के थ्रू हीट। तो ये भी एक फॉर्म ऑफ ट्रांसफ़र है। इनफैक्ट आप देख सकते हो कि ये वाला कंडक्शन जो है वो सॉलिड्स में काम करता है, कन्वेक्शन फ्लूइड्स में काम करता है, एनीथिंग दैट कैन फ्लो, वाटर एंड एयर। और रेडिएशन बिना किसी मीडियम के काम करता है। तो तीनों डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ ट्रांसफ़र है, इसलिए इनको तीन चैप्टर्स में बांट दिया गया है, ठीक है। अच्छा, हीट और क्या करती है? तो हीट के कुछ इफेक्ट्स होते हैं, इनको हम इधर डील कर लेते हैं। तो आप बताओ ज़रा, हीट इफ़ेक्ट किस किस को करती है और कैसे कैसे करती है? थोड़ा सा आइडिया। हीट कर सकती है किसी चीज़ को एक्सपैंड। तो ये एक चैप्टर हो जाएगा जिसको हम इधर भेज देंगे, ठीक है। हीट की वजह से एक्सपेंशन जो होता है उसको हम बोलते हैं थर्मल एक्सपेंशन। हीट किसी चीज़ को मेल्ट कर सकती है। इनफैक्ट ये उसका ना सिर्फ मेल्ट करना, ये उसका फेस चेंज कर सकती है, इवेपोरेट भी कर सकती है, मेल्ट भी कर सकती है। तो यहाँ पे हम दो कैटेगरीज में इसको बांट देते हैं, ठीक है। इसको मैं एक कैटेगरी यहाँ पे और दे देता हूँ। तो एक इफेक्ट में आ जाएगा इसका किसी चीज़ को गर्म करना, जिसको हम बोलते हैं कैलोरीमेट्री। इसका मैं लॉजिक समझाता हूँ। तो कैलोरीमेट्री आप ऐसे सोचो कि हर चीज़ इक्वली गर्म नहीं होती है, और कैलोरीमेट्री की स्टडी करने के लिए आपको एक छोटी सी ब्रांच और निकालनी पड़ती है, थर्मोमेट्री, ठीक है जी। थर्मोमीटर्स कैसे बने और डिफरेंट थर्मोमीटर्स क्यों हैं, केल्विन स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल और सेल्सियस या सेंटीग्रेड स्केल, ये सब अलग अलग क्यों हैं, और इनकी स्टडी को थर्मोमेट्री में डाल देते हैं। और कैलोरीमेट्री ये बताती है कि हर चीज़ इक्वली गर्म नहीं हो रही है। तो अगर आप पानी का एक जार लेते हो या एक पैन में पानी लो थोड़ा सा, और दूसरे पैन में ऑयल लो उतना ही, और इन दोनों को गर्म करो और एक ग्लास थर्मोमीटर इन दोनों में डाल दो। तो आप देखोगे कि जो ऑयल है वो बहुत जल्दी गर्म हो रहा है और उसका थर्मोमीटर का लेवल बहुत जल्दी राइज़ कर रहा है, टेम्परेचर बहुत ऊपर जा रहा है। जबकि पानी को टेम्परेचर राइज़ करवाने में बहुत टाइम लग रहा है। तो पानी के पास हीट को होल्ड करने की कुछ कैपेसिटी है, और हर ऑब्जेक्ट के पास हीट को होल्ड करने की अलग कैपेसिटी है। तो इन सारे चैप्टर्स को हम कैलोरीमेट्री में डालते हैं कि हर ऑब्जेक्ट का या डिफरेंट मटेरियल्स को आप किस तरीके से हीट कैपेसिटी के साथ डिफाइन करते हो, ठीक है। और क्या इफेक्ट है? एक इफेक्ट हो गया फेज़ चेंज। तो यहाँ पे फेज़ चेंज में आपके पास एक सॉलिड ऑब्जेक्ट है जो कि एक फ्लूइड बन सकता है। इनफैक्ट आप देख सकते हो कि यहीं से सारी की सारी फ्लूइड मैकेनिक्स भी आ जाती है, जिसको भी अभी हम बहुत ज़्यादा डेप्थ में स्टडी नहीं कर पाएंगे। तो फ्लूइड मैकेनिक्स अपने आप में एक बहुत बड़ी ब्रांच है, ठीक है। और ये सारा थर्मल वाला एक ब्रांच हो गया। इनफैक्ट हम जानते हैं कि ये सारी थर्मल चेंजेस जो प्रोड्यूस हो रहे हैं वो एनर्जी से कनेक्टेड है। तो ये जो एनर्जी है ये पूरी की पूरी आपकी थर्मल फिजिक्स को गवर्न कर रही है, और हीट इज़ नथिंग बट अ फ्लो ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो ये चीज़ हमें लेट समझ में आई, क्योंकि पहले हम सोचते थे हीट पता नहीं क्या है। एक मैकेनिकल एनर्जी हम बोलते थे जिसमें ये काइनेटिक और पोटेंशियल ये वाली आ जाती हैं, ग्रेविटेशनल, और इसको हम मैकेनिकल एनर्जी बोलते थे। लिख देता हूँ, ये वाला सेक्शन जो है दिस वॉज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। एंड दिस सेक्शन या जो केमिकल से आ रहा है या जो फायर से आ रहा है, और ये वाले सेक्शन को हम बोलते थे थर्मल एनर्जी। और हमें बहुत लेट समझ में आया कि थर्मल एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी सेम एनर्जी है, ठीक है। तो थर्मल एनर्जी को हम स्टडी करते थे कैलोरीज में, इसलिए वो कैलोरीमेट्री वर्ड आया यहाँ पर। और थर्मल एनर्जी, सॉरी, मैकेनिकल एनर्जी को हम स्टडी करते थे जूल्स में। और बाद में हमको पता चला कि सेम है, तो फिर हमको जूल्स और कैलोरीज में कन्वर्ट करना भी सीखना पड़ता है। ऑलराइट,
ये एक छोटा सा पेड़ हो गया हीट का, काफ़ी छोटा नहीं, छोटा है, चलेगा। इनफैक्ट यहाँ पे हम इस पेड़ की लिमिट्स बांध देते हैं कि ये पेड़ को ज़्यादा बड़ा करने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। थर्मल एक्सपेंशन अपने आप में एक ब्रांच हो जाती है, कैलोरीमेट्री अलग हो जाता है, फ्यूल्स अलग हो जाता है। लाइट की बात रह गई, तो मैंने कहा था कि लाइट को पढ़ने के लिए थोड़ी सी हेल्प चाहिए, और वो हेल्प चाहिए हमको इधर ऑसिलेशन से। तो इस ऑसिलेशन को मैंने गलत साइड बना दिया, मैं इसको उठा के बाहर ले आता हूँ, ठीक है। इतना कोने में ये अच्छा नहीं लग रहा, इसको बाहर आना ज़रूरी है। तो ऑसिलेशन को हम यहाँ ले आते हैं, यहाँ कहीं, ठीक है। और इसकी ब्रांच को भी मैं हटा के यहाँ ले आता हूँ। चलिए, अब ऑसिलेशन और लाइट के बीच में क्या रिलेशन है, ये क्यों किया, इसको स्टडी कर लेते हैं। तो लाइट और ऑसिलेशन आर वेरी कनेक्टेड बिकॉज, इनफैक्ट ये चीज़ हमको पहले पता नहीं थी। इनफैक्ट लाइट की कहानी बहुत लंबी है, तो मैं तुमको थोड़ी सी लाइट की कहानी सुनाता हूँ। लाइट की कहानी के लिए ना एक पूरा नया सेक्शन बनाना पड़ेगा। पहले ऑसिलेशन समझते हैं। ऑसिलेशन सबको पता है कि आप जब कोई भी ऑब्जेक्ट को टू एंड फ्रो मोशन कराते हो, है ना। ऑसिलेशन इज व्हाट, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एनीथिंग। एनीथिंग मतलब एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है, हाँ कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आगे पीछे होना ही ऑसिलेशन कहलाता है। ज़रूरी नहीं है कि उनका टाइम कांस्टेंट हो, ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत फास्ट हो या स्लो हो। तो ऑसिलेशन की एक कैटेगरी हो जाती है वाइब्रेशन। और ऑसिलेशन की जो वाइब्रेशन वाली कैटेगरी है, इस वाइब्रेशन की कैटेगरी से हम क्लॉक्स से वॉचेस तक पहुंच पाए। एंड दैट डिड टेक अ लॉट ऑफ टाइम, क्योंकि अब हम क्वार्ट्ज क्रिस्टल के वाइब्रेशन से टाइम नापते हैं, जबकि पहले हम एक पेंडुलम पे डिपेंडेंट थे, और वो पेंडुलम जो है वो अलग अलग ग्रेविटी में अलग अलग टाइम दिखाता था। और अगर अगर एक शिप पे जाना है जहाँ पे उस पेंडुलम की बिल्कुल हालत ही ख़राब होने वाली है, तो आपकी घड़ी काम नहीं कर सकती। तो वो भी एक बहुत बड़ा जंप है कि हम पेंडुलम से, वैसे शिप्स के लिए थोड़े और डिवाइसेस बन गए थे, उनमें भी क्वार्ट्स नहीं होता था, टूरबिलियन वगैरह कुछ कुछ नाम होते हैं उसके, पर स्टिल अब 100 रुपये में वॉच मिल जाती है हमको, जिसके अंदर वाइब्रेशन और सिंपल इलेक्ट्रॉनिक्स की वजह से हम टाइम देख सकते हैं, जो कि पहले पॉसिबल नहीं था। चलो, लाइट की बात करते हैं वापस। तो ऑसिलेशन का एक कैटेगरी हुआ वाइब्रेशन। ऑसिलेशन की कैटेगरीज को आप और भी बहुत सारी चीज़ों में बांट सकते हो। जैसे आपको 11th में ये जो चैप्टर मिलेगा उसका नाम होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन में ब्यूटी है, और ये सिंपल है, इसीलिए इसको आपको पढ़ाया जा रहा है, वरना ऑसिलेशन की स्टडी थोड़ी सी और कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। तो ये इटसेल्फ एक ब्रांच बन जाती है। सिंपल हार्मोनिक मोशन को तुम एक पेंडुलम के मोशन से इमेजिन कर सकते हो। तो अब मैं तुम्हारी इमेजिनेशन को थोड़ा सा और छेड़ता हूँ। इमेजिन करो एक पेंडुलम है, और इस पेंडुलम के नीचे मैं रख देता हूँ एक कागज़ की शीट, और इस पेंडुलम से मैं इंक ड्रॉप करना शुरू करता हूँ। या आप ड्रॉप ड्रॉप बाय ड्रॉप उसको गिराना चाहते हो तो भी ठीक है, या आप बिल्कुल उसको पोर कर दो, और मैं नीचे के उस कागज़ को एक डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा इसको ऐसे इमेजिन करो कि एक पेपर की शीट है जिसको मैं यहाँ पे सरकाऊँगा, और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट जो है वो अपना, एक पेंडुलम जो है वो टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। अब जब इंक ड्रॉप होनी शुरू होगी और ये पेपर भी मूव होना शुरू होगा, तो इस पेपर पे कैसा फॉर्म बनेगा, या कैसा इंक किस फॉर्म में निकलेगी। तो आप सोचो, ये पेपर जैसे जैसे पीछे जाएगा, इंक इस तरीके से ड्रिप होती जाएगी, एंड दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ नथिंग बट अ वेव। तो ऑसिलेशन और वेव आर वेरी क्लोजली कनेक्टेड, और ऑसिलेशन के बाद ही आप वेव को समझ पाओगे। तो यहाँ से हमारी जो तीसरी ब्रांच आएगी वो हो जाएगी आपकी वेव्स, ठीक है। इनफैक्ट ये ब्रांच को थोड़ा सा बड़ा ही शो करें, ठीक है। अब वेव्स बड़ी सारी होती हैं, वेव्स के बड़े सारे टाइप्स होते हैं। एक टाइप होता है इसका नॉन मैकेनिकल, एक होता है मैकेनिकल। मैं नॉन मैकेनिकल को नीचे लिखता हूँ, अभी आपको रीज़न पता चल जाएगा, क्योंकि ये वो वेव्स होती हैं जिनको मीडियम नहीं चाहिए होता। और वो कौन सी वेव होती है जिसको मीडियम नहीं चाहिए होता, तो यहाँ नीचे जाओगे तो तुमको लाइट नज़र आ जाएगा, ये वही वेव है जिसको मीडियम नहीं चाहिए। तो दिस होल थिंग इज़ कनेक्टेड, ऑलराइट। और वेव्स की दूसरी टाइप कौन सी होती है, जिसको हम बोलते हैं मैकेनिकल, जिसको मीडियम चाहिए। तो मैकेनिकल वेव्स कौन सी होती हैं, मैकेनिकल वेव्स जितनी भी आप देखते हो, जैसे मेटल्स के अंदर वाइब्रेशन हो रही है, या साउंड की बात कर लो, और साउंड प्रोड्यूस करने वाले जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ठीक है। तो आपकी साउंड की सारी स्टडी एंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की सारी स्टडी एक पूरा सेक्शन ऑफ फिजिक्स हो जाता है, ठीक है। दूसरा हो जाता है वाइब्रेशनल, जितनी भी है वाइब्रेशंस इन लार्ज स्ट्रक्चर्स, बिल्डिंग्स हो गया। अब बिल्डिंग्स में वाइब्रेशंस जो है वो वेव के फॉर्म में ही ऊपर नीचे ट्रैवल कर रही हैं, या ब्रिजेस में, ठीक है। और इसकी स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता होगा एक कहानी कि आर्मी जब भी मार्च करती है, ब्रिजेस पे उनको उनकी मार्चिंग बंद हो जाती है। तो जब भी उनको ब्रिज क्रॉस करना होता है, उनको बोला जाता है टू ब्रेक स्टेप, मतलब अपने स्टेप्स को कोऑर्डिनेटेड मत रखो, रैंडमली चलना शुरू कर दो, क्योंकि आर्मी गिरी हुई है, ब्रिजेस गिरा चुकी है पुराने ज़माने में आर्मी। तब हमको पता नहीं था कि ब्रिजेस में आर्मी के वाइब्रेशन ऐसी वेव्स प्रोड्यूस कर सकती हैं जो उस ब्रिज को
रेजोनेट करा के गिरा सकती हैं। थोड़े थोड़े से शब्द मैं बाहर के यूज़ कर रहा हूँ जो तुमको 11th के एंड तक आते आते पता चल जाएंगे, ठीक है। और क्या होता है, और इसमें आप ओशनिक वेव्स की स्टडी भी कर सकते हो, तो वो भी ओशनोग्राफी पूरा का पूरा एक डिफरेंट स्ट्रक्चर हो जाता है जिसमें आप ओशन की वेव्स की बात करते हो, ठीक है। और ओशनिक वेव्स भी बड़ी इंटरेस्टिंग होती हैं क्योंकि ओशनिक वेव्स दो कैटेगरीज की होती हैं। एक वो जो पानी की सरफेस टेंशन की वजह से चल रही है, जो आपको यूजुअली आपके पॉन्ड्स एंड लेक्स में देखने मिलते हैं, तो इसको विंड मूव करवा देगी थोड़ा बहुत और सरफेस टेंशन की वजह से ऊपर नीचे होती रहेंगी ये। और दूसरी होती हैं जो ग्रेविटी की वजह से चलती हैं, जो कि सुनामी की कैटेगरी की होगी, इनफैक्ट उतनी बड़ी नहीं, थोड़ी छोटी वेव्स भी जो होती हैं वो ओशनिक वेव्स का पार्ट होता है। तो ये साउंड का एक पूरा स्ट्रक्चर हो गया, साउंड वाइब्रेशन का, मैकेनिकल वेव्स का, जिसको हम लोग एक और ब्रांच बना के छोड़ देते हैं। लाइट की बात करें, बोर तो नहीं हो रहे? चलो लाइट की बात करें, बहुत इंटरेस्टिंग है लाइट की बातें वैसे। जैसे लाइट बहुत पुराना सब्जेक्ट है, बहुत ज़्यादा पुराना। इसको तुम ऐसे सोचो कि लाइट के बारे में लोगों ने बहुत पहले सवाल करना शुरू कर दिया था। इनफैक्ट सबसे पुरानी बात मैं करता हूँ तो 3000 बीसी में हमने मिरर्स बनाने शुरू कर दिए थे, और 900 बीसी के आसपास हम लोगों ने लेंस तक बना दिए थे, ठीक है। थोड़ा सा और आगे चलेंगे अगर, तो 423 बीसी में एक बंदा था प्लेटो। प्लेटो का नाम सुना होगा आपने। प्लेटो फिलोसोफर था और साइंस की बातें कर लेते थे ये लोग, ग्रीक ऑफ कोर्स। प्लेटो ने बोला कि लाइट जो है वो हमारी सोल से आती है और हमारी आंखों से एमिट होती है, और इस पूरी अर्थ पे लाइट का सोर्स वही है। इट्स वेरी वियर्ड कि उसने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि सबको पता है कि रात में अंधेरा हो जाता है और सूरज के आने से रोशनी आती है और सूरज के जाने से रोशनी जाती है, फिर भी उसने इस तरीके का कुछ लॉजिक दिया। और मैंने इसको पूरी डेप्थ में पढ़ा नहीं है, तो मुझे पता नहीं है कि उसने सन को कैसे एक्सप्लेन किया या सनराइज़ के साथ रोशनी आने को कैसे एक्सप्लेन किया, पर मुझे ये ज़रूर पता है कि एरिस्टोटल ने इस थ्योरी को बहुत जल्दी डिनाई कर दिया था। और जब एरिस्टोटल किसी चीज़ को डिनाई कर देता है तो वो चीज़ चलती नहीं है, क्योंकि एरिस्टोटल ने बहुत सारी चीज़ें गलत भी बोली, पर वो 1200-1500 साल कोई चैलेंज नहीं कर पाया या करने नहीं दिया, क्योंकि एरिस्टोटल वाज कंसिडर्ड अ जीनियस, ठीक है। और क्या हुआ लाइट के बारे में, तो आपको बताइए कि थोड़ा सा और आगे चलेंगे। एक बंदा आया था बीच में जिसका नाम था बेथियस, ऐसा करके नाम था उसका। आई थिंक ये 500 एडीज़ के आसपास आया था, 525 एडी, ठीक है। और बेथियस एक बड़ा इंटरेस्टिंग पर्सन था क्योंकि इसने कोशिश करी थी लाइट की स्पीड मेजर करने की, और इस बात पे उसको जादूगर बोल के मरवा दिया था सरकार ने। पहले ऐसे ही होता था साइंटिस्ट के साथ। इनफैक्ट आपको पता होगा कि गैलीलियो भी अपनी ज़िंदगी का बहुत सारे साल जेल में रहा है। गैलीलियो जो कि अब 16th सेंचुरी में आ गया था, और गैलीलियो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसने टेलीस्कोप बनाया था और इसने एरिस्टोटल की थ्योरीज को चैलेंज किया था। यही एरिस्टोटल, ठीक है भाई। इसीलिए क्योंकि इसने एरिस्टोटल की थ्योरीज को चैलेंज किया था, इसीलिए इसको बहुत साल जेल में फेंक दिया था। सरकार को पसंद नहीं था कि कोई साइंस को चैलेंज करे, और उसका भी एक रीज़न है। उसका रीज़न ये है कि जब हम यहाँ एस्ट्रोनॉमी में एक नाम ले रहे थे, ये सब लोगों के नाम ले रहे थे, तो कोपरनिकस से पहले एक नाम था टॉलेमी। और टॉलेमी भाई साहब ने बोला था कि अर्थ सेंटर में है। इसको हम जियो सेंट्रिक मॉडल बोलते थे, कि अर्थ सेंटर में है और अर्थ के अराउंड सन, मून, स्टार्स, प्लैनेट सब घूम रहे हैं, और इस सब के अराउंड एक काला चादर है या एक स्फेयर है जिसके अंदर हम सब बैठे हैं, और उस ब्लैक स्फेयर के ऊपर हेवन है और अर्थ के सेंटर में हेल है। और कैथोलिक चर्च को इनकी थ्योरी इतनी अच्छी लगती थी कि फिर उन्होंने बोला अरे वाह, ये तो हेवन और हेल को एक्सप्लेन कर रहा है, अब इसको कोई कैन मना ना करे। इसलिए इसी डर से कोपरनिकस ने जब अपना हीलियोसेंट्रिक मॉडल दिया, हीलियोसेंट्रिक मतलब हीलियो बोलते हैं सन को, तो कोपरनिकस ने जब हीलियोसेंट्रिक मॉडल दिया तो वो पूरी ज़िंदगी उसको पब्लिश नहीं कर पाया, सिर्फ इस डर से कि वो टॉलमी और कैथोलिक चर्च को चैलेंज कर रहा है, दैट कुड क्रिएट ट्रबल्स। खैर इट्स इंटरेस्टिंग कि अब ये सारी परेशानियां नहीं है, तो साइंस को लेकर तो नहीं, एटलीस्ट उसका भी रीज़न है, कभी समझेंगे। अभी गैलीलियो पे आते हैं। गैलीलियो तो बहुत मतलब बेसिक था। ज़्यादा मज़ा आया था न्यूटन साहब को, क्योंकि न्यूटन साहब ने एक थ्योरी दी थी। इनफैक्ट उनकी एक पूरी बुक है ऑप्टिक्स विद अ के, कॉर्पुस्कुलर मॉडल बोलते हैं उसको, ठीक है। बेसिकली उन्होंने बोला था कि लाइट जो है वो पार्टिकल्स हैं। और मज़े की बात ये है कि इन्होंने ये 1700 एडी में बोला था शायद, जहाँ तक मुझे याद है, और 1707 में ही आ गए थे यंग, और यंग ने प्रूव कर दिया था कि लाइट एक वेव है, क्योंकि वो एक ऐसा एक्सपेरिमेंट था जो सिर्फ वेव्स ही दिखाती हैं और वो लाइट भी कर रही थी, तो यंग ने प्रूव कर दिया कि वो वेव है। और हाइजेंस भाई साहब ने आके उनकी थ्योरी को काफ़ी अच्छा मॉडल दे दिया कि हाँ वेव होगा और वेव ऐसे ऐसे ट्रैवल कर रही होगी, मैथमेटिकली थोड़ा सा उसको एनहांस कर दिया। काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गया। इनफैक्ट इसके बाद मैक्सवेल आए, और मैक्सवेल आए थे करीब 1890s के आसपास, ठीक है, मेरे को एग्जैक्ट ईयर याद नहीं। और मैक्सवेल ने फिर प्रूव कर दिया कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो मैंने यहाँ पर बताई, नॉन मैकेनिकल, ठीक है। इसको मीडियम नहीं चाहिए क्योंकि ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से बन के चल रही है। ऑल राइट, दैट्स गुड। पर इसके बाद 1905 में आए आइंस्टाइन, और गेस करो आइंस्टाइन ने क्या प्रूव किया?
आइंस्टाइन ने प्रूव किया कि लाइट एक पार्टिकल है। अब हमको पता है लाइट क्या है, और मैं बता दूंगा तुमको लाइट क्या है, पर वो वेव नहीं है और वो पार्टिकल भी नहीं है, और वो दोनों है। ठीक है, कभी और बात करते हैं इस पर। तो हम आगे चलते हैं। तो हमने एक और ब्रांच देख ली फायर की, और हमने देख लिया कि ये मैकेनिकल ब्रांच से किस तरीके से कनेक्ट होती है थोड़ा बहुत लाइट से। पर अभी लाइट में एक बड़ा सा नाम आ गया यार, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। और तुम ऑब्वियसली अब कहोगे कि सर अभी ये ब्रांच निकालनी पड़ेगी हमें जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की बात करती है। यहाँ आ जाते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की ब्रांच कुछ इस तरीके से बनती है। ऐसी कैसी? ये ब्रांच तो खाली इलेक्ट्रिक की है, अभी तो मैग्नेटिक डाला भी नहीं। तो हमने एक इवेंट देखा था लाइटनिंग, और दूसरा इवेंट हम देखते थे एम्बर इफेक्ट। एम्बर इफेक्ट क्या होता है? वही होता है जो हम पेंसिल रब करके कागज़ के टुकड़े उठा लेते हैं, उसको एम्बर इफेक्ट बोलते हैं। बस उस टाइम एम्बर रब करते थे। और लाइटनिंग हमको पता ही है, लाइटनिंग इज़ बिजली कड़कना, है ना? और अब प्रॉब्लम ये है कि हमको काफ़ी टाइम बाद जाके समझ में आया कि ये दोनों एक ही फिनोमिना की बात कर रहे हैं, विच इज़ इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पे ब्रांच इलेक्ट्रिसिटी की शुरू हो जाती है। ये हमारा इलेक्ट्रिसिटी का पेड़ शुरू हो गया। अब इलेक्ट्रिसिटी की स्टडी करते करते हम लोग काफ़ी सारी चीज़ों तक पहुँच जाते हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी की ब्रांचेस हैं। एक ब्रांच हो गई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स डील्स विद चार्जेस। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैं एक बार देख लेता हूँ कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को जगह मिल जाएगी ना? मिल ही जाएगी, ठीक है। और इलेक्ट्रिसिटी की दूसरी ब्रांच होती है जो है इलेक्ट्रिक करंट, और यहाँ पे आ जाता है इलेक्ट्रिक करंट। और तुमको पता ही होगा कि इलेक्ट्रिक करंट जो है, उस टाइम पे इनिशियली जब हमने पढ़ना शुरू किया था, तब हम केमिकल्स से बनाते थे इलेक्ट्रिक करंट्स को। तो केमिकल्स हैं जिनके अंदर कुछ ना कुछ है जो इलेक्ट्रिक करंट बना रहा है। हमको पता नहीं था वो क्या है। हमको काफ़ी लेट पता चला इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जब हमने ब्रांच निकाली कि ये चार्जेस की बात हो रही है। और चार्जेस क्या होते हैं? चार्जेस होते हैं प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। इनफैक्ट इसकी भी अपनी पूरी कहानी है कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज ही नाम क्यों दिया इसको, कोई और नाम क्यों नहीं दिया इसको, राम सीता क्यों नहीं बोला, कुछ भी बोल सकते थे। पर पॉजिटिव और नेगेटिव बोलने का रीज़न ये है कि एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं, एक दूसरे का इफेक्ट खत्म कर देते हैं। नहीं तो उससे पहले इनका नाम पॉजिटिव नेगेटिव नहीं था। एक था रेजिनस, और दूसरा था, भूल गया, देख के बताऊंगा जब 12th में पढ़ेंगे इस चैप्टर को। अभी हम आगे चल सकते हैं, ठीक है। एक बार तुम गूगल कर लेना, रेजिनस वॉज फ्रॉम रेजिन, और रेजिन वही होता है जो एम्बर होता है। एम्बर ही रेजिन से ही बनता है। तो एक नाम था रेजिनस, और दूसरा, एम्बर को सिल्क क्लॉथ क्लॉथ से रगड़ते थे तो वो सिल्क पे जो चार्ज आता था उसका दूसरा नाम था, भूल रहा हूँ। चलो कोई बात नहीं, भूल गया तो कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की स्टडी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अब आजकल हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्या कर रहे हैं। तो आप ऐसे सोचो कि यूजुअली आपको ये वाला प्रोसेस नहीं देखने मिलता कि आप, जो हम जैसे बालों में ये उठाते थे, और बालों से आप एक पेपर उठा सकते हो, बालों से प्लास्टिक को रब करके पेपर उठा सकते हो, ये वाली चीज़ अब हम यूजुअली नहीं करते। इनफैक्ट बहुत कम ऐसी मशीन्स हैं जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को यूज़ कर रही हैं। तो एक जो वेरी रीसेंट ब्रांच है वो मैं तुमको यहाँ बता रहा हूँ, दैट इज़ आयन थ्रस्टर्स। और आयन थ्रस्टर वो ऐसी ब्रांच है जिसको अभी और एडवांसमेंट की ज़रूरत है। आयन थ्रस्टर एक ऐसा थ्रस्टर है, एक ऐसा एक ऐसा रॉकेट है जिसको फ्यूल नहीं चाहिए। तो अगर आपने ये फ्यूल बना लिया, तो आप, या ये रॉकेट बना लिया, तो आप एक बड़ी बैटरी, या बैटरी से भी अच्छा है आप एक पूरा का पूरा सोर्स उठा लो, जैसे कि न्यूक्लियर पावर स्टेशन, जो कि हम अभी बहुत बड़े स्केल पे सबमरीन्स में यूज़ कर रहे हैं और शिप्स में यूज़ कर रहे हैं। ऐसा एक न्यूक्लियर पावर स्टेशन अगर आपके पास है, तो यू हैव अ लॉट ऑफ एनर्जी, एंड दैट एनर्जी कैन बी डायरेक्टली यूज टू पुश यू। तो आपकी वो जो फ्यूल की लिमिट है, जिसकी वजह से हम मार्स और इसके आगे जाने की कोशिश नहीं करते हैं, वो फ्यूल की लिमिट खत्म हो जाएगी, और फिर हम आगे जाने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक काफ़ी इंटरेस्टिंग ब्रांच है जो सीधा इलेक्ट्रोस्टैटिक से डायरेक्टली कनेक्टेड है। और दूसरी ब्रांच ऑफ कोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और इन्हीं चार्जेस की थ्योरी को समझते समझते हम आ जाते हैं अंडरस्टैंडिंग द एटम्स। तो आपको पता ही होगा कि गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट किया था रदरफोर्ड ने, और थॉमसन ने एक एटम का मॉडल दिया, फिर रदरफोर्ड ने मॉडल दिया, फिर बोर ने मॉडल दिया, फिर श्रोडिंजर ने कुछ बोला, फिर हाइजेनबर्ग ने कुछ बोला, फिर किसी ने कुछ और बोला। ऐसे करके बहुत सारे कैटेगराइजेशंस में चले जाता है, जिसको मैं एक बड़ा सा पेड़ बना के छोड़ देता हूँ। पर इस एटम्स की सारी थ्योरी में बहुत सारे लोगों का हाथ था, और स्टार्टिंग यहीं से हुई थी कि चार्जेस को समझना है, और समझना है कि इलेक्ट्रिक करंट कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है। और इसी एटम्स के अंदर एक ब्रांच, तो आप चलो सीधा एटम्स की बात कर लेते हो, जिसमें आप एटॉमिक थ्योरीज़ की बात करते हो, ठीक है। अब ये हमको काफ़ी हद तक पता है, तो इसलिए एटॉमिक थ्योरी यहाँ पे आके ख़त्म हो जाती है। और दूसरी चीज़ जो अब हम रिसर्च कर रहे हैं वो है न्यूक्लियर एंड इवन स्मॉलर पार्टिकल्स, जो न्यूक्लियर का ही टुकड़ा है। तो यहाँ से अगर आप इस साइड आ जाओ न्यूक्लियस की तरफ, तो या तो आप न्यूक्लियर रिएक्टर पे आ जाते हो, जो फिशन एंड फ्यूजन से काम करता है। और ये न्यूक्लियर फिशन आपको पता ही होगा बॉम्ब्स में भी होता है, और इनफैक्ट
फ्यूजन भी होता है बॉम्ब्स में, हाइड्रोजन बॉम्ब फ्यूजन पे काम करता है और यूरेनियम बॉम्ब फिशन पे काम करता है, और इन्हीं से हम रिएक्टर्स भी बना रहे हैं। तो आप इनसे बॉम्ब्स बना चुके हो, अब बनाने का मतलब नहीं है, रिएक्टर्स भी बना सकते हो जो कि प्रोड्यूस करेंगे इलेक्ट्रिसिटी, और जैसे मैंने बताया सबमरीन्स में भी ये यूज़ होता है। ठीक है, न्यूक्लियस के और डेप्थ में अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आप और छोटे सब न्यूक्लियर पार्टिकल्स पे आ जाते हो, या सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी बोल देते हैं इनको, तो इतना मुश्किल वर्ड उठाने की ज़रूरत नहीं है। और सब एटॉमिक पार्टिकल्स की स्टडीज़, प्रोटॉन प्रोटॉन से टकराएगा तो कितने टुकड़े निकलेंगे, तो वहाँ पे जाके क्वार्क्स आ जाते हैं और सारे क्वांटम इफेक्ट्स आ जाते हैं। तो इसके बाद एक ना बहुत बड़ा क्लाउड क्वांटम का बन जाता है, और इस क्वांटम को मैं मतलब क्लाउड का साइज़ भी नहीं दे सकता इसके, इसलिए मैं इसको ऐसे ही छोड़ देता हूँ क्वांटम को, कि ये चीज़ अभी के लिए हमारे को नहीं टच करनी है, या हम टच नहीं कर सकते इसको अभी। ठीक है, हालांकि क्वांटम काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती है, एंड इनफैक्ट इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट हाईली प्रूव्ड थ्योरीज एंड हाईली स्टडीड। क्वांटम में और भी चीज़ें आ जाती हैं। क्वांटम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स एक पूरा सेक्शन है जिसमें हम सिर्फ क्वांटम पार्टिकल्स और इलेक्ट्रॉन्स और चार्जेस और इनके मोशन की बात करते हैं। ठीक है, और क्वांटम में सारे के सारे बिजार बिहेवियर्स आ जाते हैं, जैसे कि मैं नाम तो बता ही सकता हूँ तुमको, जैसे कि क्या था उसका नाम, स्पूकी एक्शन एट अ डिस्टेंस, क्या बोलते थे उसको, क्वांटम एंटेंगलमेंट। तो क्वांटम एंटेंगलमेंट एक काफ़ी इंटरेस्टिंग थ्योरी है। ठीक है, क्वांटम कंप्यूटर्स एक काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्ट में जा रहा है जो कि क्यूबिट्स पे काम करता है, क्वांटम कंप्यूटर्स भी यहीं आ जाते हैं। तो खैर, क्वांटम तो अच्छी खासी फिजिक्स की डेप्थ में चला जाता है, तो अब इसको यहीं छोड़ना पड़ता है, पर ये सब भी इवेंचुअली एटम्स और चार्जेस की स्टडी कर करके ही हमको मिला है। ठीक है, चलो ये सेक्शन भी अब यहाँ तक छोड़ा जा सकता है। अब वापस आते हैं इलेक्ट्रिक करंट पे। और इलेक्ट्रिक करंट जो केमिकल से प्रोड्यूस होता है, इस करंट को हम बोलते हैं डायरेक्ट करंट या डीसी करंट। और एक और टाइप का करंट होता है, और ये करंट होता है आपका एसी करंट। एसी करंट कहाँ से प्रोड्यूस होता है पता है? हमको पता है, डैम से होता है, और हमारे घर में जो करंट आ रहा है वो एसी करंट आ रहा है। पर ये कैसे आ रहा है और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? तो एक ब्रांच और निकाल दो बस। ठीक है, ये लास्ट है, और इस ब्रांच को आप मैग्नेटिज्म से शुरू करते हो। तो ये ब्रांच शुरू होती है एक स्पेशल पत्थर से जिसको आप लोड स्टोन बोलते थे। और ये लोड स्टोन क्या करता था, धीरे धीरे हमको इसकी प्रॉपर्टी पता चली। हमको पता था कि ये आयरन नेल्स को अट्रैक्ट करता था, और हमको पता बाद में थोड़ा सा चला, जो चाइनीज़ लोगों ने यूज़ किया, कि ये नॉर्थ पॉइंटिंग होता है ना, नॉर्थ को पॉइंट कर देता है। तो पॉइंट्स नॉर्थ लिख सकता था वैसे मैं, पॉइंट्स एट नॉर्थ या पॉइंट्स नॉर्थ, जो भी है। तो ये इसकी दो प्रॉपर्टीज़ थी, डायरेक्शनल प्रॉपर्टी और अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी, है ना। इनफैक्ट फिर हमको पता है कि नॉर्थ नॉर्थ रिपेल करता है और साउथ साउथ अट्रैक्ट करता है, और सॉरी साउथ साउथ भी रिपेल करता है और नॉर्थ साउथ अट्रैक्ट करता है ना, और ये दोनों रिपेल करता है। तो ये सब बेसिक प्रॉपर्टीज़ हमको लोड स्टोन की पता थी, और यहाँ से हमको एक बेसिक ब्रांच पता थी कि कुछ चीज़ है जादूगरी सी जो मैग्नेटिक इफेक्ट दिखाती है, मैग्नेट्स बोलते हैं इनको, और ये ब्रांच हो गई हमारी मैग्नेट। पर फिर धीरे धीरे हमको पता चला धीरे धीरे हमको पता चला कुछ इधर इलेक्ट्रिक करंट में। तो इलेक्ट्रिक करंट का जैसे एक सेक्शन में ऊपर भेज देता हूँ, जिसको हम डीसी की स्टडी में भेजेंगे, और दूसरा सेक्शन में इधर ले आता हूँ, जो कि हो जाता है मूविंग चार्जेस क्रिएटिंग मैग्नेटिक फील्ड्स। तो इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिक चार्जेस को आप मूव करते हो तो ये मैग्नेटिक इफेक्ट्स दिखाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, इसमें मूवमेंट ज़रूरी है। तो मूविंग चार्जेस जब मैग्नेटिक इफेक्ट दिखाना शुरू करते हैं, तब आप इस मैग्नेटिज्म की ब्रांच पे कनेक्शन बनाने लग जाते हो। इनफैक्ट हमने देखा कि मूविंग मैग्नेट्स कैन क्रिएट इलेक्ट्रिक करंट, और ये दोनों ब्रांच यहाँ जाके कनेक्ट हो जाती है। तो मूविंग चार्जेस क्रिएटिंग मैग्नेटिक इफेक्ट्स एंड मूविंग मैग्नेट्स इंड्यूसिंग करंट, इंड्यूस्ड करंट बोलते हैं इसको। तो इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस करने वाले मूविंग मैग्नेट्स जो हैं वो भी सीधा इन दोनों ब्रांचेस को कनेक्ट करते हैं। पर यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि ये वाले जो करंट प्रोड्यूस होते हैं मूविंग मैग्नेट्स की वजह से, ये करंट ऑल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस होता है। तो आपको पता ही होगा कि यहाँ से आप मोटर्स बनाते हो और जनरेटर्स बनाते हो, और यही जनरेटर्स जो हैं, ये जनरेटर एसी करंट प्रोड्यूस करता है। और एसी करंट का फिर पूरा का पूरा एक डिफरेंट एजुकेशन हो जाएगा, जो पावर लाइन्स का एजुकेशन है, या पावर सिस्टम बोलते हैं इसको, है ना। तो एसी करंट की स्टडी सारी की सारी इलेक्ट्रिकल के पार्ट में बन जाती है, इसको मैं बाद में लिख दूंगा। और ये पावर लाइन्स को डील करता है, ट्रांसफॉर्मर्स और हाउस होल्ड सप्लाई और ये वाली चीज़ें, है ना। चल, डायरेक्ट करंट अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट करंट को आप क्या क्या कर सकते हो। डायरेक्ट करंट आप सबसे पहले एक बैटरी से निकालोगे, तो इस बैटरी की केमिस्ट्री सारी की सारी आपके एक सेक्शन में आ जाती है। बैटरी के अलावा आजकल कैपेसिटेटिव बैटरीज बनाने की कोशिश है,
कैपेसिटर्स वो होते हैं जिसमें चार्ज को होल्ड करने की कैपेसिटी होती है, इसीलिए इनका नाम कैपेसिटर्स है। ये पूरा सेक्शन आ जाता है। ये तो फिर भी छोटे सेक्शन है। अब आप डायरेक्ट करंट को यूज़ सबसे ज़्यादा कहाँ करते हो? अपने डेली लाइफ में, अपने मोबाइल फ़ोन्स में। तो इलेक्ट्रॉनिक्स एक बहुत बड़ा सेक्शन हो गया जो डीसी करंट पे डील कर रहा है। पर इसी डीसी करंट को स्टडी करने के लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक्स से पहले जो ब्रांच उठानी पड़ती है वो होती है सेमीकंडक्टर्स। और ये वो चीज़ है जो सारे के सारे मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स को बना रही है। ठीक है, आपको मैं एक आइडिया देता हूँ। ह्यूमन ब्रेन हैज़ अराउंड 100 बिलियन न्यूरॉन्स। 100 बिलियन न्यूरॉन्स है ना, कोई बहुत छोटा नंबर नहीं है ये। 100 बिलियन स्टार्स हैं हमारी गैलेक्सी में। अब ऐसा भी बोलते हैं कि 100 बिलियन गैलेक्सीज हैं यूनिवर्स में, पर ऑब्वियसली नो बडी कैन एवर काउंट देम कम्प्लीटली। अप्रॉक्सीमेट नंबर है, और यही 100 बिलियन न्यूरॉन्स हमारे ब्रेन में है, जो कि काफ़ी बड़ा नंबर है। पर आप ऐसे सोचो कि लेटेस्ट एप्पल की चिप आई है M1 Max, उसमें 57 बिलियन ट्रांजिस्टर्स हैं। ये सारे के सारे ट्रांजिस्टर्स जो होते हैं, ट्रांजिस्टर्स, ट्रांसफ़र ऑफ रजिस्टर्स, वो सेमीकंडक्टर से बनते हैं। ठीक है, तो यही ट्रांजिस्टर्स चिप बनाते हैं। तो आप ये सोचो कि हम पावरफुल चिप्स, काफ़ी पावरफुल चिप्स तक पहुंच चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे पावर लाइन्स का सेक्शन अलग है और इलेक्ट्रॉनिक्स का ये सेक्शन यहाँ पे आके खत्म होता है। तो आई थिंक हम लोग करीब करीब सब चीज़ों तक पहुँच गए हैं। एक चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी नहीं, जब आप सब एटॉमिक पार्टिकल्स को एक साथ सारे के सारे जब स्टडी करते हो और पूरे पूरे के पूरे यूनिवर्स को प्लान करने की कोशिश करते हो कि कितने पार्टिकल्स हैं यहाँ पर और क्या क्या चीज़ें हैं, तो ये सब आ जाता है स्टैंडर्ड मॉडल में। तो दिस इज़ अ होल पार्ट ऑफ फिज़िक्स जिसमें आप सारे के सारे फंडामेंटल पार्टिकल्स, जिनमें नेचर, जिससे नेचर बन रहा है। ठीक है, अगर एक चार्ज दूसरे चार्ज तक फोर्स पहुंचा रहा है तो वो भी एक फंडामेंटल पार्टिकल की वजह से पहुंचा रहा है। उस पार्टिकल की बात होगी, हर उस पार्टिकल की बात होगी जो कभी एग्जिस्ट कर सकता है। इनफैक्ट आपका और मेरा मास भी एक पार्टिकल की वजह से है। हिग्स बोसॉन का नाम सुना होगा आपने। तो मोटा मोटा मैंने सारा कुछ कवर कर लिया। अब क्या बचा? अब इनको थोड़ा थोड़ा सा कनेक्ट करना है और एक बहुत बढ़िया सी चीज़ बतानी है। तो ये जितनी फिजिक्स मैंने बताई, दिस इज़ वेरी प्रिमिटिव है ना, ये आज से एटलीस्ट 100 ईयर्स पुरानी है। तो आप इसको ऐसे सोचो कि अभी 2022 चल रहा है, और जो 100 साल पहले आइंस्टाइन ने ये जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी थी 1915 में, और इस जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बाद इस फील्ड में कुछ नहीं हुआ खास। ठीक है, और ये क्वांटम तो ऑब्वियसली काफ़ी लेटेस्ट है, पर इस क्वांटम को हमको अभी पढ़ना नहीं है, जो कि 11th 12th में हमको हमारी लिमिट्स के बाहर हो जाता है। ठीक है, तो हम जो पढ़ाई करने जा रहे हैं 11th और 12th में, वो सारी की सारी 200 साल, क्योंकि ये भी नहीं पढ़ना, जनरल रिलेटिविटी भी नहीं पढ़ना, तो आप ऐसे सोचो 200-300 साल पुरानी फिजिक्स है। और ये सब जो मैंने लिखा ये सब वहीं पे आता है। ठीक है, एक पार्ट यहाँ पे रह गया। तो जैसे फ्लूइड्स का मोशन यहाँ पे, और थर्मल एक्सपेंशन, और इन इसका हीट ट्रांसफ़र, और ये कैलोरीमेट्री, जब ये चारों मिल जाती हैं तो ये चारों मिलके एक ब्रांच क्रिएट करते हैं जिसका नाम होता है थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, और ये थर्मोडायनेमिक्स अपने आप में एक बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है। इनफैक्ट आपको पता ही होगा कि यही थर्मोडायनेमिक्स है जिससे हम किसी भी चीज़, किसी भी टाइप का इंजन बनाते हैं। तो इंजीनियरिंग जो वर्ड है वो थर्मोडायनेमिक्स की वजह से ही आया है। तो अब मैं यहाँ पे एक लाइन खींचता हूँ, और हम लोग जहाँ तक हमने फिजिक्स देखी है वहाँ तक से अब हम इसको कनेक्ट कर लेते हैं इंजीनियरिंग पे। ठीक है, तो अब आप इसको ऐसे सोचो कि जितने नीचे फिजिक्स के पार्ट्स थे उन सब का कोई ना कोई इंजीनियरिंग यूज़ है। अभी कनेक्ट करके बताता हूँ। जैसे ये सारी मशीन्स हैं, तो ये मशीन वाला सेक्शन जितना भी है ये एक मैकेनिकल इंजीनियर की बात करेगा। ठीक बात है ना? तो यहाँ पे आपका मैकेनिकल इंजीनियर आ गया। जो वाइब्रेशन की बात करी मैंने, और जो मैंने यहाँ पे ब्रिजेस और कहाँ गया, ये रहा, ये ब्रिजेस और एक ओशनिक करंट की बात करी तो वो ओशनोग्राफिक हो गया। और ये ब्रिजेस का वाइब्रेशन देखने वाला जो है और बिल्डिंग्स का वाइब्रेशन देखने वाला जो है वो आप सिविल में पढ़ोगे, सिविल इंजीनियरिंग हो गई। यहाँ पे आपको दिख ही रहा होगा थर्मोडायनेमिक्स से तो आपको मैकेनिकल तक ही पहुँचना होता है क्योंकि आप इंजन बनाते हो। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स का आगे क्या होएगा? इलेक्ट्रॉनिक्स से आगे सीधा कंप्यूटर साइंस आएगी और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग आ जाएगी। तो इसको अगर मैं ऊपर तक पहुँचाता हूँ तो यहाँ पे कंप्यूटर साइंस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन वो सारा कुछ आ जाता है। आगे एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर या पावर सिस्टम इंजीनियर आ जाता है। तो एज़ यू कैन सी सारे के सारे इंजीनियरिंग की ब्रांचेस जो हैं वो इन्हीं फिजिक्स की ब्रांचेस का फाइनल कंक्लूजन या फाइनल फ्रंटियर है। और अब हम उनको बहुत डेप्थ में स्टडी करते हैं इंजीनियरिंग में, और फिर हम उसके आगे नई थ्योरीज डिस्कवर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, फिजिक्स का प्योरली जो पार्ट है वो एक तो ये क्वांटम वाला पार्ट है। ठीक है, तो एक तो ये प्योर फिजिक्स है जिसमें अभी इंजीनियरिंग का ज़्यादा रोल नहीं है, और क्वांटम कंप्यूटर्स ऑब्वियसली इंजीनियरिंग का पार्ट है पर उसमें भी फिजिक्स ज़्यादा इन्वॉल्व है। दूसरा एक बहुत बड़ा सा सेक्शन जो कि है डार्क मैटर एंड डार्क एनर्जी। तो आप लोगों को इसका आइडिया है कि नहीं है? डार्क मैटर और डार्क एनर्जी दो ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में हम कुछ नहीं जानते, और
कुछ नहीं जानते, इसलिए हमने इसको डार्क बोल रखा है कि वी डोंट अंडरस्टैंड व्हाट दे रियली आर। तो मैं इसका बहुत बेसिक सा ओरिजिन बता देता हूँ। पर आपको ये पता होना चाहिए कि डार्क मैटर एंड डार्क एनर्जी होल्ड 95% ऑफ द होल यूनिवर्स। तो हम अभी तक जितना कुछ पढ़ रहे थे या जितना कुछ देख रहे थे, ऑल दिस इज जस्ट 5% ऑफ द यूनिवर्स। हमें अभी तक सिर्फ 5% ऑफ द यूनिवर्स पता है, हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। ठीक है, ये है डार्क मैटर और डार्क एनर्जी का प्रॉब्लम। डार्क मैटर क्या होता है? गैलेक्सीज बहुत तेज़ घूम रही हैं, हमारी भी सारी की सारी गैलेक्सीज। जितना आप इसको ऐसे इमेजिन करो कि आपको अगर एक पत्थर को स्पिन करना है एक एक धागे से कनेक्ट करके, तो जितना ज़्यादा भारी पत्थर होगा, आपको धागे में भी उतनी स्ट्रेंथ चाहिए होगी। तो अगर आपका धागा कमज़ोर है तो वो पत्थर उड़ के बाहर चला जाएगा। दैट इज़ एग्जैक्टली द प्रॉब्लम विद ऑल द गैलेक्सीज। गैलेक्सीज में जो ग्रेविटी है और गैलेक्सीज में जो ये मास है, वो ग्रेविटी बहुत हल्का धागा है उस मास को उस स्पीड पे घुमाने के लिए। देर इज़ नो वे कि इतना सा मास इतने सारे सॉरी इतना सा ग्रेविटी इतने सारे मास को इतनी तेज़ स्पीड से घुमा दे। उस चीज़ को हम चेक करते हैं जब बाहर की गैलेक्सीज़ को देखते हैं और हम स्टडी करते हैं उसको, तो हम देखते हैं कि ये यहाँ पे हर गैलेक्सी में करीब 75% मास मैटर का नहीं है, किसी और चीज़ का है। वो एक क्लाउड की तरह हर गैलेक्सी में बटा हुआ है, पूरी तरह बिछा हुआ है पूरी गैलेक्सीज़ में। ठीक है, इनफैक्ट आपको ये क्लाउड्स ऑफ मासेस नज़र आ जाते हैं टेलीस्कोप से, पर हम इसको अपने आसपास कहीं देख नहीं पा रहे। हम यहाँ पे देखना चाहते हैं, हमको पता है हमारी गैलेक्सी में एग्जिस्ट करता है, पर जब हम एक्सपेरिमेंट्स में ढूंढना चाहते हैं इस मास को, तो हमको दिखता नहीं है। तो ये वो मास है जो हमारे पास हमारे आसपास है, शायद हमारी बॉडीज़ में भी हो, पर हमको ये नोटिस नहीं होता, किसी एक्सपेरिमेंट में नहीं देख सकते हम इसको। दिस इज़ डार्क मैटर, मैटर है, मैसिव मैटर है, दिखता नहीं है। सिमिलरली एक एनर्जी है पूरे यूनिवर्स में। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि यूनिवर्स क्योंकि मास से बना हुआ है और हर मास दूसरे मास को ग्रेविटी से अट्रैक्ट करता है, तो इवेंचुअली ये सारा मास अगर बाहर जा भी रहा है तो या तो स्लो होके वापस अंदर आ रहा होता है, जिसको हम बोलते हैं बिग क्रंच, या फिर ये इतनी या फिर एटलीस्ट स्लो डाउन हो रहा होता, क्योंकि ग्रेविटी हमेशा अंदर ही लग रही है। तो अगर सारे के सारे चीज़ें बाहर निकली हैं तो अंदर लगने वाली ग्रेविटी इनको स्लो डाउन करेगी। पर जब हम बाहर की गैलेक्सीज को देखते हैं तो हम देखते हैं कि ये और भी तेज़ी से बाहर जा रही है। समबडी इज पुशिंग दम आउटवर्ड्स अगेंस्ट ग्रेविटी। एक नेगेटिव ग्रेविटी जैसी चीज़ लग रही है जो बाहर फेंक रही है, चीज़ों को रिपेल कर रही है। दैट एनर्जी इज कॉल्ड डार्क एनर्जी, एंड द बोथ ऑफ देम कंबाइंड मेक 95% ऑफ द यूनिवर्स एंड वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट दैम। दिस इज ऑल्सो कटिंग एज फिजिक्स, जिसके बारे में आप आगे चल के अगर इंटरेस्टेड हो तो ज़रूर रिसर्च में जाओ। और बेसिकली हमको जितना कुछ पढ़ना है वो इस मैप में आ जाता है। ठीक है, अब यहीं पे तुम्हारे चैप्टर्स भी लिखे हुए हैं। जैसे तुम्हारा फर्स्ट चैप्टर होगा ये काइनेमैटिक्स का, कहाँ गया ये वाले सर्कुलर रोटेशन ट्रांसलेशन पहला चैप्टर होगा। फिर हम प्रोजेक्टाइल मोशन या टू डायमेंशनल मोशन पे जाएंगे, फिर हम फोर्सेस की बात करेंगे, फिर हम एनर्जीज़ की बात करेंगे, फिर हम रोटेशन की बात करेंगे, फिर हम ग्रेविटेशन की बात करेंगे, फिर हम ऑसिलेशन की बात करेंगे, फिर हम वेव्स की बात करेंगे। इसके बाद हम सॉलिड ऑब्जेक्ट्स की स्ट्रेंथ की बात करेंगे, फ्लूइड्स की बात करेंगे, और थर्मल के साइड जाएंगे और ये वाला पूरा का पूरा क्लाउड पकड़ेंगे। ठीक है, दिस इज हाउ 11th इज गोना बी, एंड देन दिस वन इज हाउ 12th इज गोना बी, और दिस इज ऑल दैट यू हैव टू कवर इन द नेक्स्ट 2 years। ठीक है जी, चलो आज की क्लास खत्म करते हैं। आई सी यू अगेन सून, गुड नाइट। चलो स्टूडेंट्स, अब एक लास्ट चीज़ और कर लो। ये कुछ क्वेश्चंस है मेरे पास और मैं चाहता हूँ कि तुम ये क्वेश्चंस सॉल्व कर लो। नाउ दैट यू हैव सीन ऑल दिस, अब इन क्वेश्चंस का आंसर देने में तुमको कोई ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। इनफैक्ट ये क्वेश्चन इससे रिलेटेड भी नहीं, ये तुम्हारे जनरल नॉलेज के लिए। ठीक है, तो मैं बस देखना चाहता हूँ कि तुम्हारा जनरल नॉलेज कैसा है फिजिक्स के अराउंड, एंड सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।